हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है आपके भारत के भूगोल में जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन उससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सबको समाहित करके भारत के भूगोल का पार्ट 3, ठीक है, 1 जा चुका है, 2 जा चुका है और ये 3 की बारी है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक आपके समाहित किए गए हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, मिट्टी क्या है, ठीक है, वन क्या होते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा की गई है और साथ साथ ऐसे प्रश्नों के बारे में भी बता दिया जाएगा जो प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि प्रश्न यदि वो पता हो जाए कि कौन से प्रश्न आए हैं तो उसके इर्द गिर्द पढ़कर एक अच्छा कंपटीशन की तैयारी की जा सकती है। तो आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और हाँ एक चीज और, आज लगभग एक वीडियो और आपका जाएगा जो प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें अर्थशास्त्र के तमाम सारे क्वेश्चन होंगे, 50 टॉप 5 क्वेश्चन। चूंकि आज से शुरुआत कर दी जाएगी और कल से रेगुलर वीडियो जाने लगेगी आपकी, जो प्रैक्टिस सेट का हिसाब किताब बना था, ठीक है ना जी। तो आइए इसको देखते हैं। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लगा है क्या कि भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है। तो देखिएगा, अगर इस प्रश्न का आंसर आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आप जानते होंगे इसको कहेंगे रायलसीमा। क्या कहेंगे? रायलसीमा। यदि आपका इस पे विचार कभी नहीं किया गया है, ठीक है, कभी नहीं किया है, तो आप जान लीजिए आज से ही, क्या जान लीजिए। अब बात आती है कि ये डिसाइड कैसे हुआ, कब हुआ, कितने क्षेत्र इसमें शामिल हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो निश्चित रूप से सूखा प्रवण क्षेत्र कैसे कहलाते हैं? जिसमें न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेमी वर्षा से कम का औसत होता है, कम का औसत होता है। ऐसे क्षेत्रों को सूखा प्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्रों को सूखा प्रवण कहते हैं। इस तरह से भारत के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कितने? 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें सूखा प्रवण क्षेत्र में शामिल किया जाता है जिसको, ठीक है। देख लीजिएगा, इन चारों के नाम आप देख लीजिए, 1 2 3 4, फिर प्रश्न बन जाएगा। तो क्या क्या आप लिखेंगे? देखिए, पहले में कौन कौन सा शामिल है? गुजरात, राजस्थान, समीपवर्ती पंजाब, हरियाणा। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, समीपवर्ती पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी और पश्चिमी एमपी। ये प्राथमिक पहले क्षेत्र में आता है। दूसरे क्षेत्र में किसको? मध्यवर्ती महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, ठीक है, आंतरिक कर्नाटक। इसके बाद और कौन सा? रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना, दक्षिणी तेलंगाना। चूंकि देखिए और तमिलनाडु के कुछ भाग प्लस तमिलनाडु। तीसरे में देखिए कौन आएगा? उत्तरी पश्चिमी बिहार और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी यूपी। क्लियर? और चौथे में
पश्चिमी बंगाल और पुरुलिया जनपद, पश्चिमी बंगाल, इसमें क्या पुरुलिया जनपद, इतने 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें से देखिए कौन सा मिल रहा है, रायलसीमा, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। फिलहाल अब कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका सही होगा। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था। ठीक है, तो आप देखिए इंदिरा पॉइंट अथवा पिगमेलियन पॉइंट, टेरेसा, कैमोरटा, कटचाल। तो आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से जान रहे होंगे। इस प्रश्न का आंसर है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। अब बात आती है कि ये कहां स्थित है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये कहां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर स्थित था। ठीक है, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह भारत का कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, जो कितना 6 अंश 4 मिनट, 6 अंश 4 मिनट अक्षांश, कौन सा अक्षांश, 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि सब उत्तर में उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर। यदि बात करें भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वह कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है, वह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है ना जी। हाँ, और यदि कभी पूछ ले, देखिए क्या उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु वो कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अब इस समय लद्दाख राज्य में है, लद्दाख राज्य में है। दक्षिणी को दक्षिणी में 2 हो गया आपका, कन्याकुमारी हो गया, कुमारी, और दक्षिणतम अभी मैंने बताया है इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया गोरमोता, कहाँ, गुजरात, गुजरात, कौन सा, पश्चिमी। और पूर्वी की अगर बात करें तो किबुथु, किबुथु हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कोई भी प्रश्न आए आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये लंबाई भी आपको पता है 3214 और 2933 किलोमीटर। ठीक है ना जी। आइए, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता, तो आपको मैं बता दूं, इसी को क्या कहते हैं, लौटती हुई मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, लौटती हुई मानसून। यह लौटती हुई मानसून कहां, तमिलनाडु में बारिश करती, कहां, तमिलनाडु में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में। क्लियर। आगे कह रहा है किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। तो काली मिट्टी कपास और गन्ना, कपास और गन्ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और काली मिट्टी का नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी और कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ और कपास। यह बेसाल्ट यानी लावा से निर्मित मिट्टी है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मिट्टी है। कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यही देखिए, अभी मैंने बताया कपास मिट्टी, रेगुड़ या काली मिट्टी, इसी का नाम है। यह जब सूखती है तो बहुत सख्त हो जाती है, इसके बीच बीच में दरारें फट जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्लियर, 100%। आगे आइए,
कह रहा है कि कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, तो फिर वही बात आ गई, कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया भाई। गुजरात प्रदेश के अधिकांशतः गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किस मिट्टी से? अभी मैंने बताया काली मिट्टी से। गुजरात महाराष्ट्र दोनों। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम पाई जाती है? किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम पाई जाती है? तो आपको मैं बताऊं, जलोढ़ मिट्टी ही भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक, भारत में सर्वाधिक, कितना? 40% भाग पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। समझ में आई बात? यही सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है ये। ठीक है। अब कह रहा है किस राज्य में नहीं पाई जाती? जल्दी बताइएगा। सबसे कम पाई जाती है। हाँ, सबसे कम पाई जाती है किस राज्य में? तो देखिएगा, अगर बात करें तो एमपी। किस में? एमपी में सबसे कम पाई जाती है। बाकी चीजें मैंने आपको क्या है बता दिया। जलोढ़ मिट्टी। देखिए, इससे एक क्वेश्चन और आता है, इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सबसे कम? यह मिट्टी क्या है? पोटाश फास्फोरस अम्ल। लिखेंगे इस मिट्टी में, इस मिट्टी में क्या? किसमें? जलोढ़ मिट्टी में पोटाश फास्फोरस चूना अम्ल अधिक पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सबसे कम पूछा गया है। सबसे कम क्या? ह्यूमस और नाइट्रोजन। आप जिस क्षेत्र में हैं, ये सब मैदानी क्षेत्र है, और यहां देखिए बोड़ा बोड़ा यूरिया लोग डालते हैं। ठीक है ना जी। आगे कह रहे निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती? जलोढ़ पाई जाती, लेटराइट भी पाई जाती, लोयस नहीं पाई जाती। लोयस मृदा मरुस्थली क्षेत्रों के आसपास मिलती है और जहां से हवाएं चलती हैं। यह मृदा ज्यादा से ज्यादा चीन में पाई जाती है। कहां? चीन में। छोटे छोटे बारीक बारीक बालू के कण आकर जमा होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है ना जी। लोयस मृदा भारत में नहीं पाई जाती। कह रहा है कि भाबर मृदा बनी होती है खुदरे दानों से। यह पाई जाती है कहां पर? छोटा नागपुर के पठार पर, राजस्थान की मरुभूमि, समुद्री क्षेत्र या तराई के उत्तरी शिवालिक। तो ये भाबर। देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मैदान, ठीक है, का ही ये रूप है। जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ जब कंकड़ पत्थर बड़े बड़े लाती हैं तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में उतरती, चौड़ी होती हैं, सबसे बड़ा भाग सबसे पहले रखती हैं। इसी को भावर मृदा कहते हैं। इसके बाद छोटे कण जमा करती हैं। ठीक है, इसको तराई कहते हैं, तराई। क्लियर? इसके बाद जो नवीन जलोढ़ होती है उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे बांगर कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये भावर, इसमें नदियां विलीन हो जाती हैं, यहां नदियां दिखने लगती हैं। यही प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है जी? आगे एक एक क्वेश्चन में 4-4 प्रश्न है बताए जा रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा सजग होंगे तो आप निश्चित रूप से इस बार अपने एक पद सुनिश्चित करेंगे। आइए, दिल दिमाग शब्द दुरुस्त कर लीजिएगा एग्जाम में, ताकि कोई समस्या ना हो। और इस समय यदि इधर उधर का कोई लफड़ा हो, झंझट हो, घर परिवार या दोस्त यार या नया कुछ भी, तो उसको थोड़ा संभालिएगा। शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है, शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को, मतलब शिवालिक पर्वत के जस्ट नीचे के भाग को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। ये भावर शब्द है। ठीक है। और उसके बाद तराई कहते हैं। तराई में पानी भरा रहता है, बाबर में कंकड़ पत्थर दिखाई देता है आपको।
कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, हाँ, भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है किससे? अत्यधिक वर्षा, निर्वनीकरण, अत्यधिक कृषि, अत्यधिक चराई। तो पहले को छोड़ दीजिए, बाकी ये तीनों हैं, 2 3 4, 2 3 4 सी। अत्यधिक वर्षा यहाँ मृदा अपरदन का कारण बहुत नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे कह रहे साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं तमिलनाडु, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो साल के वृक्ष, तो देखिएगा साल के वृक्ष एमपी में पाए जाते हैं। एमपी में ही सबसे अधिक वन क्षेत्र है। 2023 18वीं वन रिपोर्ट कब? 2023 में जारी हुई है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद होती है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ठीक है ना जी? तो ये कौन सी है? 18वीं। इसके अनुसार भी सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा? सर्वाधिक वन कहां पर है? एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। ठीक है, भारत में कुल वन 25.17% है, जो 33% से कम है। यानी जो किसी भी क्षेत्र के 33% भाग पर वन होना चाहिए पर्यावरण संतुलन के लिए, उससे कम है। आगे कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी प्रतिशत है? तो देखिएगा, यदि बात करें भारत में वन क्षेत्रफल की उपलब्धता की, तो ये जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार $21.15 दे रहा है। इसको थोड़ा आप सर्च करिएगा अपने ढंग से। ठीक है, प्रश्न प्रति व्यक्ति पूछा है, इस जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है? ठीक है, तो सबसे अधिक एक ऑप्शन बना लीजिए, मिजोरम। कहां? मिजोरम। ये पुराना क्वेश्चन है, आज के हिसाब से सही नहीं है, आज के हिसाब से सही नहीं है। इसमें एक ऑप्शन आप डाल दीजिएगा, क्या? मिजोरम, फिर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम। और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। क्लियर? हाँ, आगे देखिए, कह रहा है कि वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है, वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, इसमें से जितने भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इसमें से जो आएगा, इसमें से सबसे सटीक आंसर आपका कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत पूछा है ना, प्रतिशत, तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, औसत वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, न्यून वाले में शीतोष्ण घास के मैदान पर। सभी सही है। क्या है? सभी सही है। क्लियर? सुंदरबन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरबन आप जानते हैं ज्वारीय वन है। क्या है? ज्वारीय वन है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को वैश्विक विरासत की श्रेणी में रखा गया है। आगे, भारत में सुंदरबन किस प्रकार की किस प्रदेश में पाए जाते हैं? किस प्रदेश में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नहीं, ज्वारीय वन। क्या कहते हैं इसको? ज्वारीय वन। आगे,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उपयुक्त सभी। तो इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां पर 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहां पर होते हैं, और ये सभी जगहों पर ये वन पाए जाते हैं। आगे, देवदार वृक्ष अधिक उगता है नागालैंड में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में या पश्चिमी हिमालय में? देवदार, जल्दी से बताइएगा, देवदार कहां? पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय, देवदार के वृक्ष, इनको संकुल वृक्ष भी कहते हैं। ऐसे 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 इस तरह के वृक्ष होते हैं इनके, ठीक है ना जी। आगे, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? असम, शिवालिक, नीलगिरी। कहां? चंदन की लकड़ी नीलगिरी के वनों में सबसे अधिक पाई जाती है। हिमालय में संकुल वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? हिमालय में संकुल वृक्ष जो है 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। संकुल मतलब शंकु के आकार के, जिनका रचना दिखाई देती, शंकु, ठीक है ना जी। बर्फ पड़ने के कारण, ताकि बर्फ फिसलकर नीचे चली आए। उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भारत में क्या कहे जाते? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को भारत में क्या कहा जाता है? तराई, मैदान, पहाड़ी या पठार? देखिए, ऐसा प्रश्न कि आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज हो, तो ऐसे वन को तराई वन कहते हैं। कौन सा? तराई। अगला क्वेश्चन, अगला नहीं, यही लास्ट था। यही क्वेश्चन क्या था? लास्ट था। तो कैसी लगी है वीडियो और कैसी है आपको आपकी तैयारी इस टॉपिक पर? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। निश्चित रूप से अभी एक और वीडियो जाएगा जो आपके टेस्ट सीरीज का रहेगा, ठीक है, और कल से लगातार। तो सुनने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।